गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो एक बार फिर हम लोग आमने सामने ना होते हुए भी हमारी आवाज़ आप सुन रहे हैं। आप भी हमारे दिलों में हैं बसे हुए। बिल्कुल सभी बच्चों के चेहरे तो याद नहीं हैं, लेकिन हाँ एक बात कह सकता हूँ, हर बच्चे के फिगर कभी न कभी याद आते हैं। ये समय बुरा तो चल ही रहा है, हम लोग आपस में मिलकर बैठकर साथ पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करना कितना आवश्यक है ये अभी समझ में आ रहा होगा जब आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। एनीवे बच्चों, चलिए आज हम एक ऐसे टॉपिक से आपको परिचय कराते हैं जो पढ़ा हुआ होते हुए भी इसके नए डायमेंशंस को अगर आप देखेंगे, इसके नए कुछ रूप को देखेंगे तो आपको अचंभित होना पड़ेगा। यस, आई एम वेरी मच रिजिड, आई एम वेरी मच फर्म। मैं पूरा विश्वास से कहता हूँ कि आप अचंभित तो जरूर होंगे। अब गौर से सोचिए प्रोनाउन के बारे में। आप कहेंगे सर मैं तो जानता हूँ प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन वो है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल में लाया जाता है। चलिए मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, आप बिल्कुल सही हो। लेकिन जब हम उससे इतर एक बात सोचना शुरू करते हैं कि प्रोनाउंस के और कितने प्रकार होते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में पर्सनल प्रोनाउन आता है। एम आई राइट? ये भी पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं तो फिर हम वन बाय वन कैटेगरी बांटते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस आधार पे हम किसको फर्स्ट पर्सन में रखें और किसको सेकंड पर्सन में और किसको थर्ड पर्सन में। मैं आपको आज क्लियर कर दे रहा हूँ, ये बात पहले भी किया है। हम इस बात का ध्यान रखें कि सब्जेक्ट में करने वाला कौन है, बोलने वाला कौन है। अगर ये चीज़ हम क्लियर कर रहे हैं और वो नाउन नहीं हो के प्रोनाउन है तो उसको हम फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। जिससे वो बात कर रहे हैं या जिस काम को वो किए हैं या कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन। अब ऐसे में आई वी फर्स्ट पर्सन और यू सेकंड पर्सन और बाकी सब थर्ड पर्सन। क्यों? क्योंकि अब जब बोलने वाला या करने वाला और सामने जिसको किया जा रहा है या फिर जिसको बोला जा रहा है वो दोनों की बात हो गई, तो अब तो वही बच गया जिसके बारे में हम बात कर रहे हों या जिस काम को करने की बात कर रहे हों। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग क्लासिफाई करके हम ये बात समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। अब मैं एक और उलझन पैदा करता हूँ ताकि सुलझाऊँ। वो क्या है मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ। क्या आपने आई को माई के रूप में देखा है, माइन के रूप में देखा है, मी के रूप में देखा है? आप कहोगे यस देखा तो है सर। क्या कभी सोचा है? हाँ, आप बिल्कुल सही आप कहना चाहते हो कि ये उसका ऑब्जेक्टिव रूप और पॉजिटिव रूप है। छोटी छोटी बातों को ख्याल में रखकर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। आप ध्यान से सुनो, 2 मिनट में एक्सप्लेनेशन लगभग पूरी हो जाएगी। अगर हम फर्स्ट पर्सन को देखें तो आई और वी, उसका ऑब्जेक्टिव केस मी या माइंड, आई का मी या माइंड। लेकिन अंतर यहाँ पर यह है कि माई के बाद हम नाउन का उपयोग करना ही पड़ेगा। हम सिर्फ माई तक जाकर रुक नहीं सकते। लेकिन जब हम माइन यू लिख देते हैं तो फिर वैसी स्थिति में अव्वल तो उस चीज़ को जिसका पोजीशन दिखा रहे हैं वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा और माइन के बाद कोई भी नाउन नहीं आ पाएगा। आप सेंटेंस बना के देखो, क्या ऐसा होता है? अगर मैं ये कहूँ कि आई हैव ए कार ऑफ माइन, क्या ये सही सेंटेंस है? नहीं। दिस कार इज माइन, क्या कहेंगे? दिस कार इज माइन। और वही बहुत तरीके से हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं या समझ सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। यानी अगर योर्स वाला फॉर्म है तो वैसी स्थिति में, आवर्स वाला फॉर्म है वैसी स्थिति में हिज, हर्स,
अगर ये फॉर्म हिज के साथ तो लगाते हैं, उसके बाद नाउन भी लगाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसे भी होते हैं कि हिज वो रूप होते हैं जिसके बाद हम नाउन नहीं लगाते हैं। ये कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, मैंने पहले ही अभी तुरंत बोला है कि जब सब्जेक्ट को पहले यानी जिसका पोजीशन दिखाना है उसको सब्जेक्ट के रूप में ले लिया गया हो। द बुक इज हिज, एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं द बुक इज हिज, द बुक इज हर्स। ऐसे में हम हिज और हर के बाद नाउन नहीं लगाएंगे। ये है पॉजेसिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस और क्या कहते हैं उसको, नॉमिनेटिव केस, यानी ये केस के अधीन पढ़ते हैं, इसी को केस भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग कुछ अलग अलग रूपों को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही है, पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। कितनी बार एक ही बात को किया जाए बेटा? छोटी छोटी बातों को जब हम अगले क्लास में जाते हैं तो उसको विस्तार में पढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ध्यान से गौर से देखिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिस वर्ड से बन रहा है, जिस वर्ड यानी उसका एंटीसीडेंट जिस वर्ड के लिए बन रहा है, सपोज अगर हम वी ले रहे हैं तो हम क्या बनाते हैं? उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवरसेल्व्स। रिमेंबर, क्या बनाते हैं? आवरसेल्व्स, VES लगाते हैं। क्यों? कभी सोचा है आपने? इसलिए क्योंकि वी प्लूरल है, लेकिन आई जिसको हम चाहें तो भी हम नहीं लगा सकते। आई के साथ क्या लगेगा? माई सेल्फ, माई सेल्फ। अगर इसी की बात को आगे बढ़ाते हैं तो ऐसी स्थिति में योर यू से बना है, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए स्टैंड करता है, तो वैसी स्थिति में हम उसको कभी योर सेल्फ भी लिख सकते हैं, और जब वो खासतौर पे सिंगुलर के लिए आ रहा हो, लेकिन कभी प्लूरल के लिए अगर इस्तेमाल कर रहा हो तो फिर योर सेल्व्स हम इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही हिमसेल्व्स, देमसेल्व्स भी हो सकते हैं। ठीक है, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हिम एक व्यक्ति के लिए आ रहा है तो इसलिए हिमसेल्फ ही रहेगा, हिमसेल्व्स नहीं हो पाएगा बेटा। अब एक नई चीज़ जो आपके स्क्रीन पे आ रही है वो बिल्कुल सही आप देख रहे हो, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या है ये? तो इसको समझने के लिए हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं पहले। A reciprocal pronoun is a pronoun which is used to indicate that two or more people are carrying out or have carried out an action of some time, with both receiving the benefits or consequences of that action simultaneously. यानी कहने का मतलब क्या हुआ? इसको यूं स्पष्ट करें तो वैसी स्थिति में हम लोग ईच अदर, वन अनदर, आप गौर से देख रहे हैं, एक दूसरे के साथ ये बन के चल रहा है। बात समझ रहे हैं या नहीं? ईच अदर, वन अनदर, ऐसे कुछ वर्ड्स जो होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वास्तव में कंपाउंड वर्ड्स जो होते हैं, वो किस में आते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मैंने कहा था कुछ नया है मेरे पास, मैंने आज दिखाया आपको। क्या इसके बारे में हम लोग पढ़े थे? आप पढ़े अगर थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े थे तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। अगर रिलेटिव प्रोनाउन की बात किया जाए तो ये एक थोड़ी देर के लिए पहलू फिर एक बार आपके लिए नया होगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस हैं जो आमतौर पे दो सेंटेंस या दो क्लाउजेस को जोड़ने में इस्तेमाल में लाए जाते हैं, और हाँ, कंजंक्शन से अलग होते हैं। ये प्रोनाउन होने चाहिए, कंजंक्शन नहीं, एंड जैसा और जैसा चीज़ नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल उसी तरीके से होना चाहिए जैसे विच है, व्हाट है, दैट है, ये सब चीज़ होना चाहिए। अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे तो वो आप स्पष्ट देख रहे होंगे, वी आर द ड्रेस दैट यू बाउट यस्टरडे, जो कल खरीदा उस कपड़े को पहनो। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस में ही इज़ द मैन होम आई मेट यस्टरडे,
या who did my work, who helped me, who gave me sweets, हाँ, and love। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को समझनी होती है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में आप जान रहे हो, और अलग अलग रूप में अगर देखें तो सचमुच में वास्तव में इसमें कुछ खास नया नहीं है जो हम लोगों को समझना है या करना है। हाँ, इसके आगे कुछ ऐसे डिटर्मिनर्स का उपयोग करना है जिसमें सबसे पहले तो प्रोनाउन को अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे फर्स्ट सेंटेंस की बात करूं तो आई अंडरलाइन कर लिए, फिर वेयर है, वेयर को अंडरलाइन किए, फिर यू है, इसको अंडरलाइन किए। अब हमारे पास 3 प्रोनाउन फर्स्ट में मिले हैं। अब गौर से देखते हैं कि वो तीनों प्रोनाउन किस किस रूप में हैं, मतलब किस टाइप के हैं और किस रूप में हैं, किस केस में हैं। आई सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ और फर्स्ट पर्सन है। अगर यू वेयर की बात करें तो ये 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ऐसे प्रोनाउन को हम रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे प्रोनाउन को हम रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। और यू फिर एक बार सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है तो वैसी स्थिति में इसको भी हम नॉमिनेटिव केस में यानी सब्जेक्टिव केस में रखेंगे। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दीज थिंग्स। छोटी छोटी बातें कितना मायने रखती है हमारी ज़िंदगी में, हमारे नॉलेज में कितना ऐड करती है, शायद ये चैप्टर आज का काम आपको ज़रूर ये बात समझने के लिए मजबूर करेगा। See you next day. By that time, enjoy yourself and do your duty. The days are getting hotter and hotter, so please, for 2 reasons now, we have to stay inside: coronavirus and the hot and humid condition of the weather. By that time, have a nice day. Thank you very much.